गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड बेटा। क्या सूरज निकला हुआ है। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। गलती से बोल दिया। तुमने गलती से बोला और बाकी लोगों ने बंदर की तरह कॉपी करके गलती से बोल दिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? Just a second, I'll have to start my video. Yeah. So, आदि समृद्धि शाश्वत। लग रहा है लास्ट क्लास का कुछ याद आ रहा है कि कुछ पढ़ाया था मैंने? Can you recall anything? कोई बोल क्यों नहीं रहा है भाई? क्या हुआ है? कोई दुख है, कोई दुविधा है तुम्हारी जिंदगी को? नेचुरल रिसोर्सेज इतने बोरिंग लग रहे हैं पढ़ने में। क्या समस्या है बताओ, क्या किया जाए? मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से? क्लास तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग 7th में हो, तुम लोगों को पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा। सॉरी 8th में हो, तुम लोगों को पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा ही। What else I can do for you? Tell me Adi, what is the issue? Why are you not replying in my class? And what about you Samriddhi and Shashwat? तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो जैसे मातम में आए हो। बस I just have to listen, then switch off and then go. How can this class be interactive? अगर तुम लोग बात ही नहीं करोगे कैसे चलेगा ये बताओ? मैं कोई ज़ॉम्बी तो हूँ नहीं कि मैं इतनी रिपल्सिव हूँ कि कुछ बोलने में दिक्कत है, और ना तो मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ। एवरीबडी नोज, नॉट आदि, ऑब्वियसली आदि को लग रहा होगा मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बट देयर आर सम रूल्स। उसके अलावा आई एम कूल। तो अभी ये शाश्वत को तो मैंने वैसे देखा नहीं है, but still we can have a little bit of chit chat, then we can have fun, then we can learn also. ऐसे में मजा आता है क्लास में। 9th 7th 10th और आगे की सारी क्लासेस में इस तरह का कहीं भी माहौल नहीं है। दे ऑल एंजॉय अ लॉट, दे ऑल एंजॉय लर्निंग। लेकिन तुम लोगों की क्लास में तुम पूरे टाइम वीडियो ऑफ कर रहते हो, कभी वीडियो ऑन भी नहीं करते हो, और उसके अलावा रिप्लाई भी बहुत ज्यादा बार पूछने के बाद आई गेट रिप्लाई, एंड आई डोंट नो व्हाई। बुक तुम्हारी है, करना तुम्हें है, सवाल मैं पूछती हूँ तो जवाब भी तुम्हें देना चाहिए, बट मैं देती हूँ, तुम लोग देते भी नहीं। बल्कि मैं ये ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी 8th क्रॉस कर चुकी हूँ। आई डोंट हैव टू स्टडी ऑल दिस, बट आई एम क्वेश्चनिंग एंड देन आई माई सेल्फ इज रिप्लाइंग। डजंट मेक एनी सेंस। मुझे बताओ फटाफट शाश्वत, तुम क्या याद आ रहा है फिजिकल फैक्टर्स में? कोई डाउट है कि लैंड एंड सॉइल क्या? लैंड को जमीन बोलते हैं या सॉइल को मिट्टी बोलते हैं। सॉइल इज अ पार्ट ऑफ लैंड, एक तरह का वो उसका फिजिकल फीचर ही है। बस इतना ही पढ़ना था पूरे चैप्टर में। आगे लैंड का क्या क्या यूज होता है देख के कोई भी बता सकते हैं। इसमें बिल्डिंग बन सकती है, फैक्ट्री बन सकती है, खेती हो सकती है, माउंटेन प्लेट्यू कुछ भी बना दो, सब लैंड के यूज ही तो है ये सब। पूछा कि लैंड का यूज कैसे हो सकते हो, बोलो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर पहाड़ है तो केवल टूरिज्म हो पाएगा, अगर पठार या प्लेटू है तो केवल मिनरल या माइंस ही खुल सकती हैं, पास्चर्स बन सकते हैं एट द एंड। अगर प्लेन है तो कुछ भी पॉसिबल है, मॉल और कुछ भी बना लो, स्कूल बना लो, खेती कर लो। बोला कि और क्या तरीका है? बोलो कि अगर क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है तो उस लैंड का कुछ नहीं हो सकता, जो क्लाइमेट में पढ़ाया था जैसे पोलर एरियाज में होता है। अगर उसके अलावा टेम्परेट और टॉरिड जोन में रह रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहां पर तो टेम्परेचर ठीक ठाक होता है और वहां पर आराम से हर तरह का कल्टीवेशन हो सकता है। ये बात और है कि टेम्परेट वाले रीजन में ज्यादातर फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है, जैसे ग्रेप्स हो गए जो मतलब जूसी फ्रूट्स होते हैं, और जो हमारा टॉरिड जोन होता है उसमें मोस्टली फाइब्रस फ्रूट्स भी होते हैं, और उसके अलावा ऐसी क्रॉप जो गर्मी बर्दाश्त कर सकती है वो भी होती है। बट ओवरऑल
टेम्परेट या टॉरेंट कोई भी जोन हो, पोलर को हटा के वहां पर कल्टीवेशन तो हो ही सकता है। फिर बोले और क्या, बस इतना ही पढ़ा है अभी तक, और इतना पढ़ाने में मेरे को पूरे 2 पीरियड लग चुके हैं और अभी तीसरा चल रहा है। अभी बात ये करने वाले हैं फिजिकल फैक्टर में कि भाई टोपोग्राफी के बेसिस पर डिपेंड करता है, पढ़ लिया है। उसके अलावा क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया है, सॉइल के बारे में पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है, ये बताओ मुझे। सॉइल पढ़ लिया है क्या हमने? यस मैम। ओके, तो हमने सॉइल भी पढ़ लिया है। अब एक चीज हमारे पास 2 फैक्टर और बचे हैं, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड देन ह्यूमन फैक्टर्स। अब मुझे ये बताओ कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से लैंड का क्या यूज है, कैसे डिपेंड करेगा शाश्वत? कैसे बताएंगे कि कहाँ पानी कम है तो क्या हो सकता है, पानी ज्यादा है तो क्या हो सकता है? शाश्वत, टेल मी, हाउ कैन आई से दैट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का कोई भी फर्क पड़ता है लैंड यूटिलाइजेशन पे? मैम एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए होता है। ओके, मैम दैट्स वन ऑफ द केस। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है, पता है तुम्हें ऐसी कोई जगह? मैम टॉरल रीजन। टॉरिड रीजन नहीं, कोई टॉरिड रीजन तो होता ही है वहां तो है, बट उसमें स्पेशल जगह होंगी ना। जैसे डेजर्ट है, वहां पानी बहुत कम होता है। रेगिस्तान, लोग कितना दूर दूर तक जाते हैं। अभी एक देखा नहीं है मूवीज में, खड़े लेकर के औरतें जाती रहती हैं, उनको पानी नहीं मिलता है दूर दूर तक जाने में। सिंपल सा फंडा ये है कि जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। यही रीजन है कि डेजर्ट वाले एरिया में बहुत सारी क्रॉप्स है जो नहीं उग पाती हैं। अभी तुम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए जब बोलोगे कि लैंड यूटिलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिकॉज इफ यू हैव इनफ वाटर सप्लाई देन ओनली यू कैन डू एग्रीकल्चर। जैसे शाश्वत ने बोला कि अगर पानी नहीं होगा तो हम एग्रीकल्चर करेंगे कैसे? बट इफ इट कम्स की पानी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे इन दी desert area or we have a lot of water, there are some places जहाँ पे बारिश होती ही रहती है लगातार, जैसे अमेज़न जंगल। समझ गए? वर्ल्ड का 70-80% कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने का जो जंगल है वो अमेज़न ही है, बिकॉज इट्स टू डेंस। वहां पर पूरे टाइम बारिश होती रहती है, वो बिल्कुल टॉरिड जोन में आता है, उसका रीजन अलग है। बट जहाँ गर्मी वाले इलाके होते हैं वहां पे दोनों ही चीज पॉसिबल है। यहाँ पर बहुत, क्योंकि बादल होते हैं ना, तो देयर आर सम एरियाज जहाँ पे बहुत बारिश होती है गर्मी की वजह से, क्योंकि मानसून आता है और पानी बहुत जल्दी एवेपोरेट होके बादल बन जाता है और बरस जाता है। और देयर आर सम एरियाज जहाँ पे एकदम बारिश नहीं होती है। दोनों ही आपको टॉरिड जोन में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉरिड जोन में गर्मी पड़ती है तो वहां केवल रेगिस्तान ही होते हैं। हमने भी देखा है कि इंडिया टॉरिड जोन में ही आता है। अगर बात करें तो इंडिया में केवल राजस्थान वाला इलाका है जहाँ पे डेजर्ट है। लेकिन अगर आप वही नॉर्थ ईस्ट की बात करो, अरुणाचल, अगर कोई कभी नॉर्थ ईस्ट घूमने गया है देन यू विल रियलाइज कि नॉर्थ ईस्ट में कितने घने घने जंगल हैं। उसका रीजन यही है कि हम टॉरिड जोन में है, फिर भी वहां पे बारिश होती है। हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बस ये पता है कि टॉरिड जोन में अगर हम बैठे हैं तो वहां पे कुछ एरिया होंगे जो बहुत डेंस होंगे, यानी बहुत बारिश होगी, और कुछ एरिया होंगे जो एकदम रेगिस्तान होंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का हमारे लिए केवल 2 ही पॉइंट का मतलब है। अगर पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है तब भी हम वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी सॉइल बह जाएगी, हमें एग्रीकल्चर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतना पानी बरसेगा कि सड़ जाएगा प्लांट। अगर तुम एग्रीकल्चर वहां करोगे भी तो पानी बरसता रहेगा। बरसते पानी में कोई एग्रीकल्चर सर्वाइव कर सकती है क्या? पेड़ उगेंगे ही नहीं। व्हेन यू गिव देम एक्सेस ऑफ द वाटर, बरसते ही जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो बहुत ज्यादा पानी बरसेगा यानी एक्सेसिव रेन, उसमें भी केवल जंगल उग सकते हैं, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। और एकदम ही कम पानी बरसेगा लाइक डेजर्ट, तो वहां भी एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लैंड पैटर्न हमारे लिए, लैंड यूज तभी अच्छा है व्हेन वी हैव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जिससे हम अच्छा एग्रीकल्चर कर सके, तभी लैंड का बेटर यूज है। अदरवाइज इट विल टर्न इनटू ईदर वेरी हॉट मानसून एरिया और इट विल टर्न इनटू डेजर्ट।
दोनों ही केस में वी डोंट हैव मच ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड। समझ गए ना? यही रीजन है कि बहुत जहां पे बारिश होती है वहां पर भी लोग एग्रीकल्चर नहीं करते, बिकॉज दे कांट डू इट, क्योंकि बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, जिनमें उनको ब्राइट सनशाइन चाहिए। जैसे गेहूं का ही खेत है, अभी तुमने अगर गेहूं उगाया है तो तुम जब उगाओगे तब तुमको पानी चाहिए होगा, क्योंकि जड़ को चाहिए पानी। बट आफ्टर जब प्लांट पूरा ग्रो कर जाता है, देन इट नीड्स सनशाइन। ठीक है, जैसे हमको विटामिन डी चाहिए, हमेशा अगर बारिश होती रहेगी, धूप कभी नहीं निकलेगी, तो हम खुद ही मर जाएंगे। लेकिन उनको भी ऐसे प्लांट्स को भी सनशाइन चाहिए होती है, बट वो मिल नहीं पाती, क्योंकि पानी बरसता ही रहता है। तो एक्सेसिव रेन वाले एरिया और एक्सेसिव डेजर्ट वाले एरिया में लैंड का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है खास। बनाने को तो कुछ भी बना ही सकते हो, सैंड होता है वहां पे, विंड मिल वगैरह चलती है। बट लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें, दे डोंट हैव मच लैंड यूटिलाइजेशन। ज्यादातर लैंड यूटिलाइजेशन हम एग्रीकल्चर के लिए कर पाते हैं, और उन्हीं एरियाज में कर पाते हैं जिन एरियाज में एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जितनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए उतनी होती है। इतना सबको समझ आएगी? यस मैम। उसके अलावा आप एक लास्ट फिजिकल फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, जो मैंने पहले ही बात करा था, दैट इज अबाउट द ह्यूमन फैक्टर्स। और इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लैंड और सॉइल किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते अगर ह्यूमन स्पीशीज ही नहीं होगी। एग्रीकल्चर अल्टीमेटली तो ह्यूमन ही करेंगे ना। किसी भी एरिया का, किसी भी लैंड का जो यूटिलाइजेशन है, वो वहां की ह्यूमन पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू लद्दाख, वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा लोग रहते नहीं है, तो वहां की जो काम लोग करते हैं वो भी स्लो स्लो करते हैं, क्योंकि कम लोग हैं, तो कम ही काम होता है वहां पर। लेकिन अगर हम नोएडा की बात करें, तो देखो मेट्रो पूरे टाइम चलती रहती है, लोग बस में कितनी स्पीड में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ऑफिस जाना है, स्कूल आना, इतने सारे लोग हैं, स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है काम की, क्योंकि सब लोग मिलकर के काम करने लगते हैं, तो काम जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होने भी लगता है। जितना ज्यादा, तभी ह्यूमन को रिसोर्स बोला गया है, जितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा उतना ज्यादा बेटर लैंड का यूटिलाइजेशन होगा। अगर तुम आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिका में चले जाओगे, वहां कोई इकोनॉमी होगी नहीं। इकोनॉमी का मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन, वही होती है इकोनॉमी का मतलब। कोई प्रोड्यूस करेगा, कोई कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूम करेगा वो पैसा देगा। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारी चीजें अंटार्कटिका में और पोलर एरियाज में होती नहीं है, बिकॉज वहां पे लोग रहते ही नहीं है। जब रह नहीं रहे हैं तो कौन करेगा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन? लैंड और सॉइल तो दे आर रिसोर्सेज, बट उसके अलावा एक और रिसोर्स है जिसके बिना इनका कोई मतलब नहीं है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि ह्यूमन, मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया है कि वो एक तरह से कंज्यूमर भी वही है, और रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो जरूरत है वो भी ह्यूमन रिसोर्स की है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा है जो उस रिसोर्स को पहचान सकता है, उसका कुछ बना सकता है, और अल्टीमेटली कंज्यूम भी कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की तो बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर लैंड तुम्हारी बहुत फर्टाइल पड़ी हुई है लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, अगर लोग ही नहीं है तो खेती करेगा कौन? अल्टीमेटली प्रोड्यूसर कौन बन गया? फिर ह्यूमन रिसोर्स ही बन गया। ह्यूमन रिसोर्स तो आई थिंक समझना बहुत ही आसान है कि लैंड यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स पे कैसे डिपेंड करेगी। तो बोलोगे मैम, द एरियाज वेयर वी हैव सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज, वहां पे यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, वी कैन सी अबाउट द मेट्रो सिटीज, या फिर वी कैन सी अबाउट द प्लेन्स, क्योंकि प्लेन्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। क्यों रहती है प्लेन्स में ज्यादा पॉपुलेशन? क्योंकि प्लेन्स ज्यादा हैबिटेबल होते हैं। मैंने पढ़ा है ना, प्लेन्स में इजी होता है घर बनाना, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल बनाना इजी होता है, इसलिए लोग रहना प्रेफर करते हैं प्लेन्स में। आप आराम से कह सकते हो कि मैम, ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो प्लेन्स में ज्यादा रहते हैं, इसीलिए प्लेन्स वाले एरिया में हमें बहुत ज्यादा अच्छी इकोनॉमी देखने को मिलती है, क्योंकि सब लोग वहां पे ज्यादा काम करना चाहते हैं। अगर उसके कंपैरिजन में आप हिली एरियाज में या फिर ऐसे एरियाज में चले जाएंगे जहाँ पे क्लाइमेट बहुत हार्श है, ऐसी जगहों पर ना तो क्लाइमेट सपोर्ट करती है अच्छे लैंड यूटिलाइजेशन को, ना तो ह्यूमन रिसोर्स वहां पे अवेलेबल होता है। बस इसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है पूरे अर्थ को, कि जिन एरियाज में ह्यूमन इज अल्टीमेट व्हीकल, जिन एरिया में क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रही है, जिन एरियाज में अच्छी बारिश नहीं हो रही है, उन एरियाज में अच्छी सॉइल भी नहीं है, और इसीलिए उन एरियाज में अच्छी फर्टिलिटी भी नहीं है, और इसीलिए उन एरियाज में ह्यूमन रहना भी नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यही है कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो एरियाज अच्छे होंगे उन एरियाज ज्यादा फर्टाइल होंगे, लाइक प्लेन्स, वहां पे ह्यूमंस रहना पर प्रेफर करेंगे, वहां पे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे और फर्टाइल लैंड को यूज भी करेंगे। समझ में आई बात? यस मैम। कोई है यस कोई है मैम। जिसको ये लग रहा हो कि ये पूरा कनेक्शन मुझे समझ नहीं आ पाया? बहुत इजी है ये तो। कोई है? यस, योर समृद्धि, यू आर करेक्ट। जहाँ पे वाटर बहुत कम होगा देयर कैन बी ड्रॉट ऑल्सो। ठीक है, बट ड्रॉट इन जनरली उन रीजन में भी ओके, इट्स ड्रॉट। अभी तुम फिलहाल तो डीप नहीं जाते,
वहाँ पे वाटर नहीं, वहाँ पे ड्रॉट होगा, तो ड्रॉट नहीं है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हो नहीं पाएगा, सूखे में इतना एग्रीकल्चर होता नहीं, फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। हम यहाँ पे आराम से समझ पा रहे हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन हमारे लिए क्या क्या है। ह्यूमन रिसोर्स के अलावा अभी ये बात बेटा बतानी तुम लोगों को थोड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि इतनी जो मैं बात कर रही हूँ, फिर अल्टीमेटली इंडिया में क्या है लैंड यूज का पैटर्न। अगर इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारी डायग्राम से समझ लो तुम लोग कि इंडिया में, बोलो मैम हमारे पास फिर एक्चुअली में कितना है लैंड, कैसे हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। कुछ चीजों में हमारे पास कहीं मॉल बना रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तुम भी तो लैंड यूज उसके बेसिस पर ही कर रहे हो ना बेटा। तो मान लो कि तुम्हारे पास ये पूरा 100% लैंड है, ठीक है। 100% कैसे, उसका इस लैंड का 22-23% एरिया, ये बेटा हमारे पास फॉरेस्ट है इंडिया में, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 100% लैंड है तो उसमें 23% जगह पे तो केवल जंगल ही जंगल है, हम वहां पे खेती नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा जो एरेबल लैंड है, यानी जिस जगह पे हम खेती कर रहे हैं, दैट इज a little less than 40, it's around 48%। ये समझो कि हमारे पास इतना ज्यादा एरिया है, एरेबल का मतलब जहां पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, समझ गए। ये समझो कि इंडिया के पास में इतना सारा एरेबल एरिया है 48%, यानी जितना इंडिया का पूरा जोग्राफिकल एरिया सबको पता है ना, 32 lakhs इज लाइक स्क्वायर किलोमीटर, 32 समथिंग समथिंग 82,268 इतना है इंडिया का टोटल स्क्वायर किलोमीटर। तो बता रही हूँ मैं क्योंकि तुम लोगों के दिमाग को डिजिट्स ऑल्दो याद नहीं रहेंगे, बट थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। अब तुम लोग ये 87 गायब कर सकते हो, 268 गायब कर सकते हो, 32 तो याद रख ही सकते हो। इट्स लाइक 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये पूरे इंडिया का एरिया है, और उस पूरे एरिया में 48% यानी नियरली 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एग्रीकल्चर की लैंड है। इतनी जगह पे हम अपना गेहूं चावल जो चाहे वो उगा सकते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम नहीं उगा सकते। लेकिन प्रॉब्लम पे क्या है वो बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल मैं लैंड यूज बता रही हूँ कि इंडिया में कहाँ क्या मिलेगा तुमको। 23% एरिया जो है वो फॉरेस्ट है, 48% नियरली एरिया जो है वो हमारा एरेबल है। उसके अलावा आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है, कि ये समझ लो कि फिलहाल ये दो चीजें पढ़ो तुम, आगे क्लासिफिकेशन में नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। ये एरिया कहाँ कहाँ आता है, इसमें कुछ एरिया पास्चर में है, कुछ एरिया प्लेटूज में है, पर ठीक है उतना जाने की हमें जरूरत नहीं है। इट्स नियरली 20% प्लेटू देन और 5% पास्चर्स है, बट वो सब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो सब 9th में है। तुम लोग इसको इतना ऐसे अदर पर्पस देख लो, ये जो पूरा है ना, ये बोलो हम केवल लैंड एंड सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो अदर पर्पस है, हमको इसके बारे में भी नहीं जानना, हम छोटे हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल है यानी जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है वो नियरली 48% एरिया है, यानी मेरा दिमाग कहाँ लगेगा इस 48 पर, क्योंकि मैं तो लैंड एंड सॉइल की बात कर रहा हूँ। जो फॉरेस्ट है उसमें क्या लेना देना। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, जंगल क्यों जरूरी है, सो दैट दे कैन इनहेल CO2 एंड गिव यू O2, समझ गए। तो इंडिया के लिए ऐसा बोला जाता है कि 23% इज लेस, ठीक है, क्योंकि 23% फॉरेस्ट कवर है, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। वी आर अराउंड 150 करोड़, ओके। 150 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास। और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, उसमें 150 करोड़ तो हम ही है, यानी नियरली वी आर, क्या बोल सकते हैं इसको, 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, 20%। और लैंड आपने इतने सारे लोगों के लिए केवल 23% फॉरेस्ट ही इंडिया का रहता है, मतलब हम लोग ज्यादा CO2 निकालते हैं, और O2 हमें उतना एब्जॉर्ब करने वाला CO2 फॉरेस्ट उसके लिए कम है। बहुत बड़ी चीज समझने की बात नहीं है, फिगर्स पे ध्यान मत दो,
बात केवल इतनी है कि जिस जगह में, जैसे चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जिन भी एरिया में ज्यादा ह्यूमन रहते हैं उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, क्योंकि जितना आप प्लांट लगाएंगे उतनी ग्रीनरी भी रहती है। उसके अलावा आप जो प्लांट होते हैं उनका काम क्या होता है, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। आप CO2 देंगे एनवायरमेंट में, और प्लांट्स होंगे वो उसको सिंक करके ऑक्सीजन देंगे। इससे क्या रहेगा, इससे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर लेवल मेंटेन रहता है, तो हमेशा ही हेल्दी ऑक्सीजन मिलती रहेगी ह्यूमंस को। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि इंडिया बहुत फर्टाइल जगह है ना, कोई पर्टिकुलर एरिया में बिल्कुल ह्यूमंस आते जाए आते जाए आते जाए और फिर सारे जंगल वहां के काट दें, इस केस में प्लांट बचेंगे ही नहीं जो CO2 को लेकर के O2 दे पाएंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब लोगों को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होने लग सकती है। यही रीजन है कि हम लोग बार बार क्या फोकस करते हैं कि हमको बहुत अपना फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट केवल हमारे CO2 को नहीं लेते। हम लोग जो कार चलाते हैं, हम लोग जो फैक्ट्रीज चलाते हैं, हम लोग एनवायरमेंट में जितना भी पोल्यूशन करते हैं, वो सारे पोल्यूशन को कौन लेता है अपने अंदर, केवल उन सारे पोल्यूशन को सिंक करने का काम फॉरेस्ट ही करते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। जितने हम लोग एमिशन में, यानी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, वो लोग भी CO2 एमिट करते हैं, हम लोग भी CO2 एमिट करते हैं, और ये सारी चीजें सिंक करते हैं हम लोग फॉरेस्ट पे। बहुत सारी चीजें सिंक हो जाती हैं, तो डिपेंड करती है, और भी तरीके हैं, बट फिलहाल हम फॉरेस्ट की बात करें। अभी फॉरेस्ट पे सिंक हो जाती है, तो हम लोग को ज्यादा क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाना चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 48 जो चीजें हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, 23 फॉरेस्ट है, और बचा हुआ कहीं ना कहीं, बच्चा हम लोग एग्रीकल्चर नहीं, बचा हुआ कहीं ना कहीं हम लोग इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं। मेरा ये बताने का मतलब है कि तुमने इतना बड़ा एरिया इंडस्ट्रीज के लिए दिया हुआ है, और फॉरेस्ट कितने जगह से है, यानी हमें इंडस्ट्रीज जो है वो कम लगानी चाहिए, और फॉरेस्ट हमें कवर बढ़ाना चाहिए, यानी ये 23 से 24, 25, 30% तक होना चाहिए। वैसे ऐसा माना जाता है कि 1/3, अगर आप किसी भी जगह पे रह रहे हो ना, तो वहां का जो है वो 1/3 से ज्यादा एरिया, यानी नियरली 1/2 मिनिमम 50% एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए, ऐसा बोलते लोग, जो आइडियल कंडीशन है। यानी अगर तुम्हारे पास में 100 जो है, टोटल 100 लैंड है, तो उसमें 50 में ना फॉरेस्ट होने चाहिए, तभी तुम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। हमारे पास वो 25% से भी कम है। इतनी बात समझ में आई किसी को? यस मैम। आदि, इतनी बात पे कोई डाउट है आपको? यस मैम। अश्वत, आदि, कोई डाउट है? नो मैम। समझ में आ गया कि हमारे को क्या करना चाहिए? आप बताओ, पेड़ काटने चाहिए कि पेड़ लगाने चाहिए? आदि, मैम लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए पेड़? बताओ। मैम ताकि हम रिसोर्सेज ले सके। पेड़ हमें क्यों लगाने चाहिए, तुम बताओ शाश्वत। रिसोर्सेज लेने के लिए पेड़ लगाने चाहिए? मैम आपने बताया था कि फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गिव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो फिर लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। तो फिर अगर हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा और उतना ऑक्सीजन भी आएगा। तो उससे हमारा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम उतना ही हेल्दी रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे दिन में निकलते हैं ट्रैफिक में, कितनी ज्यादा कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 स्मेल आती है, और हम लोग को है वो जो है रेस्पिरेशन, ब्रीथ करना कितना मुश्किल है। ये क्यों होता है? क्योंकि एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बहुत तरह की डिजीज का। मैंने ये बोला है कि पोल्यूशन जो है वो मेजर फैक्टर क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा एरिया इंडस्ट्रीज को दे रखा है, और इंडस्ट्रीज जैसे तुम्हारे पास ले दे करके जमीन उतनी है, इस पूरे का पूरा परसेंट 100% ही होगा। तुमने 100% एरिया में तुम्हारा चॉइस है, गॉड ने बोला है तुम्हारा चॉइस है, मैंने तुमको अर्थ दिया है, इतना रिसोर्स दिया है, उसमें इतना एरिया मैंने लैंड का दिया है, और तुम चाहो तो उस लैंड में तुम सारे पेड़ काट डालो, और पेड़ काट के बस जितनी चाहो उतनी इंडस्ट्री लगा लो, और चाहो तो इंडस्ट्रीज ना लगा करके पेड़ लगा लो। इट्स योर चॉइस, बट हर एक चॉइस का एक कॉन्सिक्वेंस होता है।
मैं ये बोल रही हूँ कि इंडिया में बहुत सारे जंगल काट करके हमने जो पहले तो, क्योंकि बहुत प्लेन है इंडिया के पास, बहुत सारी प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस में मैक्सिमम जगह पर हमने जंगलों को काट दिया है। इट यूज्ड टू बी अराउंड 40-50% फॉरेस्ट, फिर धीरे धीरे काट दिया और काफी सारी जमीन को हम खेती में यूज करने लगे, और बहुत सारी जमीन हमने फॉरेस्ट की काट करके इंडस्ट्रीज में देनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और उतनी ज्यादा पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए हमको एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाना पड़ा, क्योंकि जितना एरिया हमारे पास था एग्रीकल्चर का, उतने में जितना खाना उगता था उससे इंडिया के लोग खाना खा ही नहीं पाते थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई इंडिया की, तो हमको पेड़ काटने पड़े। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज बहुत डेवलप होने लगी, तो हमें क्या करना पड़ा, हमने भी सोचा कि हम भी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, कोल की फैक्ट्री, केमिकल की फैक्ट्री, एसी की फैक्ट्री, बेड की फैक्ट्री, जैम की फैक्ट्री, और उसके अलावा ब्रेड की फैक्ट्री, बिस्किट की फैक्ट्री, इतनी सारी फैक्ट्रीज लगाने लगे, तो उसके लिए भी जगह चाहिए, तो फिर हमने पेड़ काटे। लेकिन ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। लैंड के बारे में जब मैंने बताया तो मैंने ये बताया कि हमारे पास अगर 100% लैंड है, उसमें 48% लैंड हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, और हमारे पास फॉरेस्ट केवल और केवल 23% के आसपास है, जो कि कम है। हम यानी क्या कर रहे हैं कि 23% फॉरेस्ट और 48% एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सारी चीजों को हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी नियरली ये बचा 30% एरिया, तो 30% एरिया को नियरली हम इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, तो 30 तो इज बेटर, मच ग्रेटर देन 23, यानी फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा एरिया हम फालतू की चीजों को दे रहे हैं, जहाँ पे हमने बिस्किट की फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, मॉल वगैरह ये सारी चीजें बना रखी है। ये जो मॉल बनाए ये भी तो प्लेन सरफेस पे ही बनते हैं ना, आसमान में तो बनते नहीं है। ये सारी जमीन नोएडा में जितने लोग जितनी सोसाइटीज में रह रहे हैं, आपको पता नहीं है, बट लॉन्ग बिफोर इट यूज्ड टू बी जंगल, सारे जंगल काट दिए गए हैं और वहां पे ये सारी सोसाइटीज बना दी गई हैं, जो अजनारा, पंचशील, ग्रीन्स, हम, चेरी काउंटी, वी हैव ऑल क्लियर्ड दिस फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट में हमने रहना शुरू कर दिया है। ये मैं एक अवेयरनेस तुम लोगों को दे रही हूँ कि जंगल काट के हम लैंड बना रहे हैं, जंगल तो था, तो यानी जंगलों का इम्पोर्टेंस फिर क्या है, जंगल है जो एनवायरनमेंट को क्लीन रख पाते हैं, बिकॉज दे टेक द CO2 दैट यू एमिट। हमें मोस्टली फॉरेस्ट कवर को बचाना चाहिए, क्योंकि जब हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट और ज्यादा हेल्दी और क्लीन रहेगा, एनवायरनमेंट से पोल्यूशन हट जाएगा, और जब एनवायरनमेंट से पोल्यूशन हट जाएगा तो हमें बीमारियां होंगी ही नहीं, ठीक है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके, इतनी बात तो नॉर्मल है, समझ में आ गई सबको, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग तुम लोग ये लैंड, जब तुम लोग जहाँ पे वो लिखा होगा ना, यहाँ पर ही बस लिख लो लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, और उसमें लिख लो 48% एरेबल, 23% फॉरेस्ट, और पूरे को अदर में लिख देना, ठीक। ये डायग्राम केवल वहीं पे बना लो, और उसके बाद डालो कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन ऑफ लैंड लैंड का आखिरी टॉपिक है, उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ सॉइल की तरफ बढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लैंड टॉपिक डाल देना, उसके बाद मुझे बताना। हो गया? अब ये बता रहे बेटा कि तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ लैंड की जरूरत क्यों है, क्यों तुम्हें लैंड को बचाना चाहिए। बोलो मैम लैंड इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, वी आर ह्यूमन स्पीसीज एंड वी आर लिविंग ऑन लैंड। हम पानी में तो रह नहीं रहे, क्या हमारे घर पानी में बने हैं? नहीं बने हमारे घर पानी में। तो पॉइंट ये है कि हम लोग पूरे अर्थ में, तुम को पता होगा, तो बहुत बेसिक चीज है कि अर्थ का 2/3 पार्ट इज वाटर, ठीक है। अर्थ का 70% पार्ट इज नियरली वाटर। पूरे अर्थ का एरिया जो है, दिस इज, जब ये खत्म हो जाएगी मीटिंग तो आपको रिज्वाइन करना है, जस्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अर्थ का
70% पार्ट वाटर है, यानी ये पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये सारे ओशियन मिला करके 70% है, और केवल 30% ही लैंड है। ठीक है, अर्थ का मैप जिसने देखा है उसको पता होगा 70% अर्थ का जो एरिया है वो वाटर है और 30% केवल लैंड है। और उस 30% में भी कितनी सारी चीजें हैं, उस 30% में भी माउंटेन्स है, प्लेटूज है, तो तुम ये समझो कि उस 30% में लैंड कितना कम होगा। यानी अगर 100% में केवल 30% ही लैंड है, और लैंड के भी 3 टाइप होते हैं, मैंने पढ़ाया है, एक माउंटेन, एक प्लेटू और एक प्लेन। उसमें प्लेन एरिया कितना कम होगा, और उस प्लेन एरिया में भी तुमको फॉरेस्ट लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि तुमको इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है, वरना पोल्यूशन बढ़ेगा। कितना कम एरिया बचा है जो हम एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए या डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत कम हो गया ये तो। ठीक है, लेट अस सपोज कि 30% लैंड था, उसमें 15% प्लेटूज और माउंटेन्स ले गए, अब बचा केवल 15% पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन केवल 15% लैंड पे रह रही है, और उस भी 15% में मान लो रिकमेंडेड ये है कि 7-8% आपको फॉरेस्ट को देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमको 5-7-8% लैंड पर ही पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रहना है। उतने में आपको स्कूल कॉलेजेस भी बनाने हैं, घर भी बनाने हैं, डेवलपमेंट भी करना है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी बचाना है, और खुशी से रहना भी है। ठीक है, बहुत, अगर तुम्हें डिजिट्स याद नहीं होती तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर गेटिंग द बिगर पिक्चर ना, कितना बड़ा लैंड का एरिया है और उतने में कितना कम हमको अल्टीमेटली मिलता है, और इतने कम में भी अगर हम इंटेलिजेंटली इसको यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि अगर हम सारे पेड़ काट डाले, फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, वो लोग को एफोरेस्टेशन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, और एनवायरमेंट तो कितना पोल्यूट हो चुका होगा कि वो बेचारे जब पैदा होंगे तभी से उनको हजारों बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि हमने सारे के सारे पेड़ काट डाले। कंजर्वेशन ऑफ लैंड का मतलब ये है कि जो भी लैंड हो उसका कोई वेस्ट ना हो, ऐसा ना हो कि वो खाली पड़ी है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम है। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे पास लैंड इतनी कम है कि हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा लोग क्या बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि जहां भी आपको खाली लैंड दिखाई दे आप तुरंत उस पर पेड़ लगाओ, क्योंकि वो जरूरी है एनवायरमेंट के लिए। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड में हमको ये लिखना है विद द 30% कंजर्वेशन ऑफ लैंड में, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको वही कॉपी करना है। देखो टॉपिक डालो कंजर्वेशन ऑफ लैंड और लिखो वी हैव लैंड एरिया ऑफ 30% in the entire अर्थ। वी का मतलब इंडिया नहीं है, पूरे अर्थ की बात चल रही है, और ब्रैकेट में लिखो 70% इज वाटर। ठीक है, फिर लिखो we need to use land carefully। We must ensure मतलब हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए, we must ensure that land does not get converted to बैड लैंड। बैड लैंड बेटा होता है जिस लैंड का कोई यूज नहीं होता है, यानी ऊसर हो जाती है, बंजर हो जाती है, जिसमें खेती भी नहीं हो सकती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें लैंड, हमारे पास 30% पूरे अर्थ में है, वी नीड टू यूज लैंड केयरफुली, हमको लैंड को केयरफुली यूज करना चाहिए, बिकॉज और हमें ये इंश्योर करना, क्योंकि हमें केयरफुली क्यों यूज करना चाहिए, वही आंसर है, क्योंकि हमारे पास ये 30% है पूरे अर्थ में, इसलिए हमें से केयरफुली यूज करना चाहिए। हम सबको पता है लैंड के क्या क्या यूज होते हैं, 50 बार बता दिया मैंने, प्लेन लैंड का क्या यूज है, माउंटेन का क्या यूज है, प्लेट्यूज का क्या यूज है। वो यूज करने के लिए हमें केवल 30% एरिया ही मिला है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए हमें इसे प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए। उसके अलावा हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी लैंड बैड लैंड में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि बैड लैंड में कन्वर्ट होगी तो वो वेस्ट हो गई,
क्योंकि तुमने ना तो उसमें एग्रीकल्चर किया और फर्टिलिटी भी सॉइल की खराब कर दी, उसमें फॉरेस्ट भी नहीं लगाया, वो बस ऐसे पड़ी हुई है खाली। तो बैड लैंड नहीं बननी चाहिए, ठीक है। जहां भी देखो खाली है तुरंत पेड़ लगाओ, ठीक है। अब तरीके क्या है, लिखो। ये लिख लिया ना तुम लोगों ने, ये लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखो वेज ऑफ, यस मैम। वेज ऑफ प्रॉपर लैंड यूज। प्रॉपर कैसे करें इसको, ठीक है। वेज ऑफ प्रॉपर लैंड यूज में पहला है आपका एफॉरेस्टेशन। अभी अभी पढ़ा है मैंने, क्या करना है, पेड़ लगाते चलो, ठीक है। और उसके बाद लिखो गुड फार्मिंग टेक्निक्स। आपको इतनी अच्छी तरीके से फार्मिंग करनी है कि सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा है चेक सॉइल इरोजन। आपको जहां जहां पे सॉइल खराब हो रही है उसको बचाना है। कैसे बचाओगे, या तो पेड़ लगा के बचाओगे या फिर वहां पे और भी तरीके हैं सॉइल को चेक करने के लिए, ठीक है। और चौथा है वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन। वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है कि जो भी लैंड वेस्ट हो चुकी है उस लैंड को आपको वापस ठीक करना है, उसको बोलते हैं वेस्ट लैंड को रिक्लेम करना। तो वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन ये है तरीके आपको लैंड को कंजर्व करने के। इतनी बात आई समझ? Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके 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 ओके। तो ये अभी इतना है, उसके बाद इतना लिखने के बाद में मीटिंग को मैं यहाँ से एंड कर रही हूँ। यू हैव टू रीजॉइन। फिर चलो पढ़े सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। हो गया तुम लोगों का? उसके बाद हेडिंग डाल लेना सॉइल। लैंड यहाँ पर खत्म हो चुका है। लैंड में हमने लैंड के क्या क्या यूज होते हैं वो पढ़ लिया। लैंड के फिजिकल फीचर्स 5 होते हैं वो पढ़ लिया। उसके बाद ये पढ़ लिया कि इंडिया में लैंड यूज कैसा होता है, कितना एरिया हम एग्रीकल्चर के लिए लिए हुए हैं, तो पता लगा 48%। मैम फिर क्लास कब तक होगी आज? 15 मिनट और 8 से है ना, तो 9 बजे तक चलेगी ना बेटा। ओके मैम। ओके, किसने पूछा ये? ओके ओके, हाँ तो आपको रिज्वाइन करना है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सॉइल, ठीक है। ओके मैम। सॉइल एक बार खत्म करने के बाद में मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगी, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। और फिर में सब रोने लग जाते हैं। चलो बाय बाय, आ जाओ जल्दी।